हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक डिजिटल क्लासेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने पहला पार्ट कंप्लीट किया था मैग्नेटिज्म का, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना क्या होती है और साथ में देखा था कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी गतिमान आवेश पर बल कैसे लगता है, किसी धारावाही चालक पर बल कैसे लगता है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र के अंदर आवेशित कण की गति कैसी होती है, उनका पथ निकालना सीखा था। उनसे रिलेटेड जितने भी फार्मूले थे उन सबको डिस्कस कर लिया था। दूसरे पार्ट में हमारा डिस्कशन होगा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन दिए गए हों, उनके लिए चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला कैसे लिखा जाता है और उनके जो दिशा निकालने के नियम होते हैं वो नियम क्या है, और बाकी हम लोग एम्पियर नियम के साथ इन सब के साथ डील करेंगे जो बेसिकली बी का एक्सप्रेशन निकाल के हमें देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आज की क्लास में ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था। तो इसके बारे में हम लोगों ने पहली क्लास में भी बात किया था कि 1820 में ऑरस्टेड ने क्या बताया था, ऑरस्टेड ने बताया कि कोई धारावाही चालक अथवा गतिमान आवेश अपने चारों ओर क्या करता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये बात बताई थी एच.सी. ऑरस्टेड ने। इन्होंने कहा था कि जो गतिमान आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। देखो यहां पर एक्सपेरिमेंट भी है, यहां पर एक मैग्नेटिक कंपास रखा गया है और ये धारावाही चालक तार है। जब उसको उसके पास लेकर के गए तो उसमें विक्षेप आ रहा है। इस विक्षेप से अंदाजा लगाया गया कि कोई धारावाही चालक जो होता है, यहां पर देखो अगर ये कोई धारावाही चालक जिसमें धारा प्रवाह हो रहा है, सपोज इसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये इतना क्रॉस सेक्शन काट लिया जाए इसका, ये क्रॉस सेक्शन इतना काट लिया जाए इसका और इसको बाहर रखे, तो देखो पर सेकंड इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड यहां से लीव भी कर जाएंगे। तो अगर टी समय में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से एंटर कर रहे हैं, टी समय में उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए, तो ओवरऑल ये जो पार्ट था कंडक्टर का, ये पहले जितना इलेक्ट्रॉन रखता था अभी भी उतने इलेक्ट्रॉन रख रहा है। इसका मतलब है ये अभी भी कैसा है, उदासीन है। इसका मतलब यहां पर आवेश की वैल्यू 0 है और आवेश की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कि यहां पर E तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि E उत्पन्न केवल आवेश की वजह से होता है। तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न नहीं होगा। अब अगर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं हुआ तो कोई ना कोई क्षेत्र तो है जो बल लगा रहा है। तो ये माना गया कि कोई धारावाही चालक अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और इसकी संकल्पना लेकर के एच.सी. ऑरस्टेड ने बताया। इससे पहले, इनके प्रयोग से पहले क्या था कि जो चुंबकत्व था और विद्युत धारा दोनों अलग अलग थे, लेकिन इनके प्रयोग के पश्चात ये देखा गया इन दोनों में एक विशेष संबंध होता है। उस संबंध को दर्शाया कि अगर धारा किसी चालक में प्रवाहित हो रही तो अपने चारों तरफ, अपने इर्द गिर्द क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र बनाता है और उस चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई अन्य धारावाही चालक या गतिमान आवेश आता है तो वो बल का अनुभव करेगा, ठीक है, जैसे वैद्युत क्षेत्र में था। तो ये पॉइंट था इनका प्रयोग क्या था। सेटअप देखो यहां पर बना हुआ, एक बार चेक कर लो इसे, ज्यादा टाइम नहीं देना इसके ऊपर। यहां पर देखो क्या है, एक बैटरी लगाई गई, यहां पर एक की लगाई गई है, यहां पर एक चुंबकीय सुई रखी गई, मैग्नेटिक कंपास। यहां पर क्या है, ये चुंबकीय सुई है और ये चुंबकीय सुई क्या होगा, जब ये ओपन स्विच ओपन है तो इस केस में यहां पर करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 रहेगी और करंट की वैल्यू 0 रहेगी तो इसमें कोई विक्षेप नहीं आता है। इसी में लिखते चले जाओ, कोई विक्षेप नहीं आता है। लेकिन जैसे ही स्विच को बंद किया जाता है, स्विच को बंद करेंगे, इसमें करंट फ्लो होना शुरू करेगी, तो करंट इधर की तरफ फ्लो होगी। तो इसमें देखा गया कि नॉर्थ पोल जो था ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो यहां पर विक्षेप आया, विक्षेप एक दिशा में विक्षेप एक दिशा में आया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, यहां पर धारा की दिशा बदल दी गई, बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स कर दिया गया, तो यहां पर विक्षेप दूसरी दिशा में आया,
दूसरी दिशा में आया। इसका मतलब यहां पर जो ये विक्षेप उत्पन्न हो रहा चुंबकीय सुई में, वो किस पर निर्भर कर रहा? धारा पर निर्भर कर रहा। वही बात तो यहां पर अभी लिखी है कि धारावाही चालक अथवा गतिमान आवेश, अथवा गतिमान आवेश का सिंपल मतलब ही यही है धारा। गतिमान आवेश अगर किसी क्रॉस सेक्शन से चल रहे होते हैं, हम लोगों ने डेरिवेशन भी किया है कि धारावाही चालक पर बल कैसे लगता है, पूरा प्रॉपर डिस्कशन किया था पार्ट 1 में। यहां पार्ट 2 में हमारा डिस्कशन ये रहेगा कि वो क्षेत्र उत्पन्न कैसे होता है, उसके लिए फार्मूला कैसे डिराइव किया जाता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर देखो, यहां पर कोई विक्षेप नहीं था, यहां पर एक दिशा में विक्षेप हुआ, यहां दूसरी दिशा में विक्षेप हुआ। इसका मतलब है चुंबकीय सुई में विक्षेप। लिख लो यहां पर कि चुंबकीय सुई में विक्षेप, सुई में विक्षेप, चुंबकीय सुई में विक्षेप का कारण क्या था? कारण था धारा। धारा धारा और साथ में विक्षेपित होने की दिशा, वो धारा के प्रवाह की दिशा पर निर्भर कर रही थी। धारा अगर बाएं से दाएं तरफ जा रही तो विक्षेप इस तरफ हुआ, धारा अगर दाएं से बाएं की तरफ आ रही तो विक्षेप नीचे की तरफ हुआ। ये विक्षेप किस तरफ होता है, प्रॉपर डिस्कशन हमारा चलेगा जब हम चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है धारावाही चालक की वजह से, वो कैसा होता है ये जान जाएंगे। अगर बात करें किसी धारावाही चालक का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, तो उसकी दिशा अभी के लिए नहीं, अभी देखेंगे क्या होती है, अभी हम बायो-सैवर्ट का नियम पढ़ लेते तो देखेंगे। लेकिन इतना तो पता है कि अगर कोई धारावाही चालक होता है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय बल रेखाएं कुछ इस तरह से बनाई जाती हैं। क्लास 10th में पढ़ते हैं ना, कुछ इस तरह से बनाई जाती हैं, इस तरह से। तो इधर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, इधर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ होता है। लिखना सीखा था कि दिशा किधर की तरफ लिखी जाती है। तो इस केस में क्या होता है, जिधर दिशा होती चुंबकीय क्षेत्र की, उसी दिशा में इनके ऊपर बल लगता है और उधर की तरफ ही घूम जाता है। बेसिक ये मतलब होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट का ये सीधा मतलब है, यहां पर एचसी और स्टड जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, इनका सिर्फ मतलब ये है कि अगर कोई धारावाही चालक है तो अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसकी जगह पर अगर कोई गतिमान आवेश होता तो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये बात हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीख ली है। ठीक है, अगला डिस्कशन है हमारा आज का बायो-सैवर्ट का नियम। मतलब अगर हमारे पास कोई धारावाही चालक है, वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बढ़िया है। लेकिन वो कितना क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसके लिए व्यंजक लिखना हो तो बायो-सैवर्ट के नियम से लिख सकते हैं। इनके हिसाब से क्या होगा, पहले बनाते हैं, चीजों को समझते हैं एक एक करके। फिर मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा दिया गया है, ये कोई चालक दिया गया है, ठीक है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही, सपोज इस दिशा में, इस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही। और अगर इस दिशा में धारा प्रवाहित होती तो हम इसे I लिख लेते हैं, ठीक है। और यहां पर इन्होंने क्या बताया था, किसी धारावाही चालक के कारण, धारावाही चालक के कारण जो कोई लघु अवयव होता है उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निम्नलिखित व्यंजक द्वारा दिया जा सकता है। इन्होंने ये नहीं बताया था पूरे चालक की वजह से, एक छोटे से भाग की वजह से चुंबकीय क्षेत्र कितना बनेगा वो लिखना सिखाया था। तो देखो कितना बनेगा, मान लेते हैं हमने एक छोटा सा भाग ले लिया, इतना एक छोटा सा भाग है और ये है dl, ठीक है। और इसकी वजह से इधर कहीं पर हमें चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, इधर चुंबकीय क्षेत्र चाहिए इस पॉइंट P के ऊपर। दिशा देखेंगे अभी क्या लिखी जाती है, तो ये dl लिया धारा की दिशा में होता है, ये जो dl वेक्टर होता है वो धारा की दिशा में होता है। यहां पर बनाना चाहो तो बना लो, ये है धारा की दिशा में dl, ये है dl वेक्टर, ये dl वेक्टर हो गया। मतलब dl खुद एक वेक्टर होता है। तो dl वेक्टर क्या होता है, मतलब करंट का वो छोटा सा एलिमेंट जो उसी डायरेक्शन में होता है। तो यहां पर एक टर्म डिफाइन किया जाता है, दैट इज I-dl, ठीक है। इस I-dl को हम कहते हैं धारा अवयव, ध्यान रखना, धारा अवयव कहा जाता है, अवयव कहा जाता है। तो इसमें लिखना होगा तो नोटबुक में लिख लेना, किसी धारावाही चालक के लघु अवयव द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बायो-सैवर्ट के नियम द्वारा निम्नलिखित प्रकार दिया जाता है। वो निम्नलिखित प्रकार क्या है समझो, यहां पर ये जो सदिश दिया गया है इस दिशा में, मतलब जो बिंदु P का स्थित सदिश है वो दिया है गया R वेक्टर, सपोज, ठीक है, R वेक्टर दिया गया है। तो यहां पर एक काम करते हैं जरा से, ठीक है, सही है, R वेक्टर दिया गया है। अब यहां पर अगर छोटा सा एक्सप्रेशन लिखते हैं, धारावाही यहां लिख देते हैं, अच्छा, धारावाही चालक के लघु अवयव dl के कारण P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र,
P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना बनेगा वो इनके नियम से दिया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र Hc और St के प्रयोग के बाद ये ऐसा दिया गया। क्या दिया गया यहां पर देखो, यहां पर डिस्कशन ये चल रहा था कि अगर छोटा सा वेक्टर लिखा जाए db वेक्टर तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, तो db वेक्टर इज इक्वल टू यहां से लिखा जाएगा, देखो ये लिखा जाता है म्यू नॉट डिवाइडेड बाई में 4 पाई, यहां पर लिखा जाता है dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, ठीक है, यहां पर लिखा जाता है, या ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो i, यहां पर लिखते हैं हम लोग dl वेक्टर क्रॉस ये लिखा जाएगा r वेक्टर डिवाइडेड बाय में यहां लिखा जाता है r क्यूब। ये हमारे पास रिजल्ट होता है, बायो-सैवर्ट के नियम का ये रिजल्ट है, एक्चुअल रिजल्ट जो होना चाहिए और याद होना चाहिए हमें, ये है। बाकी समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती लगा लगा के लिखने का कोई मतलब नहीं है। अगर लिखना हो तो लिख दो किसी धारावाही चालक के लघु अवयव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता, पहला समीकरण। दूसरा, उसके लघु अवयव के समानुपाती होता, दूसरा समीकरण। तीसरा, उनके बीच के कोण की ज्या के समानुपाती होता है, चौथा। फिर बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, पांचवा। सबको जोड़ो फिर ये बना लो, नहीं लिखना ऐसे डायरेक्ट लिखो। तो बायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के लघु अवयव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को इस सूत्र से दिया जाता है। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लो, db वेक्टर, db क्यों लिखा, छोटा सा होगा ना, छोटा सा लघु अवयव है, ये लिखा जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय में 4 पाई, यहां पर बनेगा i, dl क्रॉस r को खोलेंगे तो बनेगा dl r और यहां बन जाएगा साइन थीटा। थीटा क्या होगा, dl और r के बीच का एंगल, कौन सा एंगल होगा, ये छोटा सा एंगल होगा थीटा, ये लिखा जाएगा। और डिवाइडेड बाय में यहां क्या लिख देंगे, r क्यूब लिख देंगे। अगर इसको थोड़ा सही कर लेते हैं तो देखो क्या बनेगा, इसको सही करोगे तो यहां से निकल के आएगा db इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड, तो db इज इक्वल टू लिखा जाएगा यहां पर म्यू नॉट डिवाइडेड बाय में 4 पाई, यहां क्या लिख सकते हैं i dl, यहां पर लिखेंगे साइन थीटा डिवाइडेड बाय में क्या लिखेंगे r स्क्वायर। आई थिंक क्लास 10th में ये पढ़ा होगा, ये वाला एक्सप्रेशन तो पढ़ा ही होगा, इतना लिखा जाता है। ये है बायो-सैवर्ट का नियम। अब इस बायो-सैवर्ट के नियम के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आइडियल धारा अवयव होता है वो जानते हैं, धारा की दिशा में रहता है, ठीक है, धारा की दिशा में लिया जाता है। इसको थोड़ा और अरेंज कर लेते हैं। यहां पर जो म्यू नॉट होता है, यहां पॉइंट लगा के लिख लो कि जो म्यू नॉट होता है इसे हम कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, चुंबकशीलता कहा जाता है, चुंबकशीलता, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी लिखी जाती है, तो यह डायरेक्ट लिख लो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 की घात -7, क्या बन जाएगा ये, इसकी वैल्यू होती है न्यूटन मीटर या फिर न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये होती है इसकी यूनिट, याद होगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर। और यहां से चला जाएगा मीटर स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा एम्पियर, और ये बन जाएगा, देखते जाओ, ये न्यूटन पर एम्पियर मीटर इसकी यूनिट हो गई, यहां पर बन जाएगा मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय में बन जाएगा मीटर ये बन जाएगा, और साथ में यहां पर एम्पियर लिख सकते हैं। ये देखो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा न्यूटन, यहां पर बन जाएगा मीटर से मीटर तो कैंसिल हो गया, न्यूटन, और साथ में यहां पर क्या लिख सकते हैं, पर एम्पियर, ये एम्पियर स्क्वायर बन जाएगा एम्पियर का। तो ये हमारे पास म्यू नॉट की वैल्यू निकल के आ जाएगी मात्रक के साथ। तो म्यू नॉट को हम निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, इसका मात्रक होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू लिखा जाता है 10 की घात -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर लिखा जाता है। इसके आगे कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इसी के बारे में, यहां पर देख लो, यही देख लेते हैं। यहां पर पॉइंट क्या है कि अगर कभी हमें निर्वात की चुंबकशीलता ना देकर माध्यम की चुंबकशीलता दी जाए तो यहां पर इस तरह से लिखा जाता है, ये तो निर्वात की बात है, निर्वात में रखा होगा, धारा बह रही होगी तब के लिए। अगर निर्वात में ना हो तो यहां लिख सकते हैं माध्यम की चुंबकशीलता, माध्यम की चुंबकशीलता क्या निकल के आएगी, इसे म्यू से प्रदर्शित किया जाता है, म्यू इज इक्वल टू लिखा जाता है म्यू नॉट म्यू आर,
म्यू नॉट म्यू आर लिखा जाता है, याद रखना। म्यू नॉट क्या होती है? निर्वात की चुंबकशीलता। म्यू आर क्या होती? सापेक्षिक चुंबकशीलता होती है। तो कभी फार्मूला लगाना हो तो लगा सकते हैं, जैसे वहां पर पढ़ा था एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिखा जाता है ना, वैसे सेम म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर लिखा जाता है। तो अगर माध्यम कोई दिया गया निर्वात की जगह पर, उसमें चालक रखा गया, उसमें धारा प्रवाहित हो रही, तो यहां पर म्यू की जगह म्यू नॉट की जगह पर म्यू रखा जाएगा, मतलब म्यू नॉट म्यू आर पूरा पूरा रखा जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बायो-सैवर्ट का नियम होता है कि कैसे कैसे काम करता है और ये सारे पॉइंट्स कैसे डिस्कस करेंगे। तो लिखना होगा तो पेपर में लिखेंगे, हेडिंग पहले लिखेंगे बायो-सैवर्ट का नियम। इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के लघु अवयव के कारण उत्पन्न, उस चालक के निकट उत्पन्न किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित व्यंजक द्वारा दिया जाता है या प्राप्त किया जा सकता है। तो लिख देना dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर डिवाइडेड बाय में r क्यूब बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसको आगे बढ़ा के डिटेलिंग कर देना इसकी, ये निकल के आ जाएगा। इसको यहां से हटा देते हैं, यूनिट तो निकाल लिया है ना, 1 मिनट, ये हटा दो यहां से, यूनिट निकल आई है इसकी, ये ऐसा। ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर बनेगा। यहां से एक रिलेशन निकल के आता है, इस रिलेशन के ऊपर भी क्वेश्चन कई बार पूछा है बोर्ड ने, तो ये रिलेशन क्या है वो भी देख लेते हैं। रिलेशन ये है कि निर्वात की वैद्युतशीलता जिसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं और निर्वात की चुंबकशीलता जिसको अभी लिखा गया म्यू नॉट से, इन दोनों में संबंध क्या होता है ये बताना है। तो अगर बात करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद होगा पहले चैप्टर में पढ़ा था, ये किसके बराबर होता है? 9 × 10⁹ होता है ना। ठीक है, और मात्रक क्या लिखा जाता है? तो ये लिखा जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा, अभी हम लोगों ने देखा कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू निकल के आती है, ये निकल के आती 10⁻⁻7 और इसकी कोई यूनिट तो होती नहीं, तो ये बन जाएगा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर बनेगा। समीकरण नंबर 2 हो गई। ठीक है, बढ़िया है। अब क्या करना है, इन दोनों को कर दो डिवाइड कर दो। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको डिवाइड कराएंगे तो बन जाएगा 4 पाई बाई म्यू नॉट बनेगा, उल्टा करके मल्टीप्लाई करा दो। इधर जब ये डिवाइड होगा तो 9 × 10⁻9 बन जाएगा, यहां 10⁻⁻7 बनेगा। सही है ना। अब देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो रहा है, तो करवा दो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ये बन जाएगा फिर 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ऐसा लिखो ठीक लगेगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, यहां क्या लिखेंगे 9 इंटू 10⁻9 है और ये चला जाएगा ऊपर 7, ये बन जाएगा 9 × 10⁻16 बन जाएगा। सही है, ठीक है। यहां पर अगर ये सही से लिखना चाहो इसकी यूनिट को भी डिवाइड करवा लो, तो यहां पर कूलाम स्क्वायर लिखा गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर, इन दोनों को डिवाइड करवा लेना। यहां से यूनिट क्या निकल के आएगी, देखो यहां 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये क्या लिखा है, देखो लिखा गया 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर लिखा है ना, 9 × 10⁻16, ये क्या होता है, तो 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं c स्क्वायर, यहां लिखना होगा, लिख देना, चूंकि c बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये बनेगा। और अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो c की वैल्यू निकल के आएगी 1/√ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, मतलब म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट लिखा जाएगा। ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो जब भी कभी हमें सॉल्व करना हो कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट दिया गया हो, सी के टर्म में वैल्यू निकालनी हो, कभी कभी इसका विमीय सूत्र पूछा जाता है कि बताओ इसका विमीय सूत्र क्या होगा, लिख देंगे यहां पर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2, कहेंगे इसका का विमीय सूत्र है, का विमीय सूत्र है या का मात्रक है, ऐसा पूछ लेंगे। विमीय सूत्र पूछ सकते हैं, मात्रक पूछ सकते हैं, तो वो किसके बराबर लिखा गया है, तो ये लिखा गया है c स्क्वायर के बराबर, मतलब c के बराबर, और c का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। या फिर विमीय सूत्र लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, LT-1 बन जाएगा। तो जरूरी नहीं कि हर बार इसको रख करके वैल्यू निकाली जाए, तो निर्वात की वैद्युतशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता में संबंध होता है। यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया इधर कि बायो-सैवर्ट का नियम क्या होता है, तो किसी धारावाही चालक के लघु अवयव के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो बायो-सैवर्ट के नियम का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना ये नियम केवल लघु अवयव के लिए मान्य है, पूरे चालक के लिए मान्य नहीं है, वो तो हम इंटीग्रेशन से निकाल लेते जोड़ जोड़ के,
लेकिन ये केवल और केवल लघु अवयव के लिए मान्य रहेगा। यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इन्होंने क्या प्रयोग किया था। तो इनके प्रयोग का निष्कर्ष ये था कि धारावाही चालक अथवा गतिमान आवेश अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। दैट्स इट। ठीक, यहां पर बात कर लेते हैं कि दिशा कैसे ज्ञात की जाती है। तो दिशा ज्ञात करने के खूब सारे नियम है। पहला नियम सुनो, पहला नियम है यहां पर जो लिखा गया था वेक्टर फॉर्म, देखो डीएल क्रॉस आर, तो डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर से, तो डीएल क्रॉस आर वेक्टर से कैसे निकाल सकते हैं, देखो समझते हैं। ये हमारे पास धारावाही चालक दिया गया, धारा आई बह रही है, यहां पर डीएल इस डायरेक्शन में था डीएल वेक्टर, ठीक है, और इधर पॉइंट पी दिया गया था, ये था हमारे पास आर वेक्टर। ठीक है, ये सबसे आसान नियम होता है, अगर लगाना चाहो तो लगा सकते हो। कैसे करना क्या है, डीएल पहले लिखा है ना, और किसी की दिशा यहां पर तो मायने रखती नहीं, देखो क्योंकि धारा बाहर है, इसका कोई दिशा नहीं, मतलब दिशा ये इन के साथ दिशा में कोई परिवर्तन नहीं करवाएगा, तो बी टोटल निर्भर करेगा इस क्रॉस के ऊपर। तो अगर यहां पर क्रॉस का नियम लगाएं तो हम जानते हैं दो सदिश दिए गए होते हैं, क्रॉस करवा की दिशा कैसे निकाली जाती है। तो यहां लिखा डीएल क्रॉस आर, ये किसकी दिशा प्रदर्शित करेगा, बेसिकली बी वेक्टर की दिशा होगी, बी वेक्टर की दिशा प्रदर्शित करेगा। तो अगर ये बी वेक्टर की दिशा प्रदर्शित करेगा तो डीएल की तरफ अपना दाहिना हाथ करो उंगलियां, और मोड़ो आर की तरफ जाए तो अंगूठा कहां जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। इसका मतलब यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो अंदर की तरफ आएगा। समझ आया। यदि हम अपने दाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार मतलब कर्ल करें, इस प्रकार घुमाएं कि उंगलियां डीएल वेक्टर से आर वेक्टर की दिशा में अगर घूमती हैं, जैसे समांतर चतुर्भुज योग नियम में देखा था, जैसे हम सदिशों के अंदर क्रॉस करवाते थे, पहले सदिश की दिशा में उंगलियां करते थे, मोड़ते थे, दूसरे सदिश की दिशा में जाती थी, अंगूठा जहां जाता था वो होती थी क्रॉस की दिशा, या जो भी सदिश गुणन से निकल के आता था सदिश उसकी दिशा होती थी। तो यहां पर जो थीटा है इसके सापेक्ष अगर हम डीएल क्रॉस आर करते तो अंदर जाएगा अंगूठा, तो यहां पर अंदर की तरफ आएगा। क्रॉस का मतलब बताया था तल से अंदर की ओर, तल से अंदर की ओर, तल से अंदर की ओर। ठीक है, अगर बात करते हैं यहां पर कोई पॉइंट कंसीडर किया जाए, मान लेते हैं ये पी डैश है, इस पी डैश के ऊपर हमें दिशा चाहिए, तो यहां से मिला दो इसे, ये मिला दिया, यहां पर ये आर वेक्टर अब इधर बन जाएगा। तो क्या करना है, डीएल क्रॉस आर करना होता है। तो डीएल इस दिशा में है, आर इधर है, तो डीएल क्रॉस आर कहां, बाहर की तरफ आया ना, आप लोगों की तरफ अंगूठा, तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा तल से बाहर की ओर होगा, बाहर की ओर रहेगा। तो ये तल से बाहर की ओर हो गया, वो तल से अंदर की ओर हो गया। तो अगर सबसे आसान तरीका देखें तो सबसे आसान तरीका यही होता है कि डीएल की तरफ अपना हम हाथ करें दाहिना और मोड़ के ले जाएं कहां की तरफ, उंगलियां आर की तरफ, तो जो अंगूठा दिखाएगा वो दिशा होगी किसकी, बी की दिशा। ठीक है, एक दूसरा तरीका होता है यहां पर, दूसरा तरीका सुनो, दूसरा होता है दाएं हाथ, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, अंगूठे का नियम ये क्या कहता है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है कि यदि हम अपने दाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार घुमाएं तथा अंगूठा चालक में बहने वाली गति की दिशा में, उधर देखो, यदि हम अपने दाएं हाथ की उंगलियों, यदि हम अपने दाएं हाथ की उंगलियों को, यदि हम अपने दाएं हाथ की उंगलियों को घुमाएं तथा अंगूठा, या ऐसे लिखो, यदि हम अपने दाएं हाथ, ऐसे लिखो, दाएं हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में, धारा की दिशा में रखकर उंगलियों को घुमाएं तो उंगलियां बी की दिशा
प्रदर्शित करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। ये भी आसान है, ये उससे भी आसान निकल के आया। कैसे? इस पॉइंट को समझते हैं। यहां पर आके देखो, यदि हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में रखें, सही है, जैसे मान लेते हैं कि जो ये निब है इसकी, जिधर पतला है ये, उधर की तरफ धारा जा रही है, तो क्या करना है, इसको अपने हाथों में पकड़ लो, ऐसे पकड़ लिया ना, ऐसे अंगूठा देखो धारा की दिशा में है, तो उंगलियां मोड़ो, जिधर जाएंगी उधर होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। सबसे बढ़िया कि धारा जिधर बह रही है उस वायर को पकड़ लो, अपने दाहिने हाथ का अंगूठा उस धारा की दिशा में कर दो, तो उंगलियां जिधर जाएंगी वो होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये हो गया। अगला पॉइंट होता है, एक और सुन लो, तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। दाएं हाथ की हथेली का नियम, हथेली का नियम। एक नियम हम लोगों ने बल में देखा था, एक नियम यहां देख लेते हैं, वो 2 था, ये 1 है। दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या कहता है? दाएं हाथ की हथेली के नियम का स्टेटमेंट लिखना चाहो तो लिख लो। यदि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि उंगलियां यहां पर ऐसे रखो, लिख देते हैं, यदि हम, लिख नहीं पाओगे, यदि हम अपने दाएं हाथ, यदि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में धारा की दिशा में हो, धारा की दिशा में हो, तथा उंगलियां, यहां भी उंगलियां, लेकिन इनका कुछ काम और है, तथा उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें, उस बिंदु की ओर संकेत करें जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तब हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तब हथेली द्वारा लंबवत धक्का देने की दिशा बी की दिशा होती है, बी की दिशा प्रदर्शित करती है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा कि यदि हम अपने दाएं हाथ को, यही लगा के देखो, यदि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में तथा उंगलियां उस बिंदु की तरफ संकेत करें, देखो पी की तरफ है ना, पी की तरफ संकेत करें, तो हथेली पर धक्का देंगे, तो हथेली पर अगर धक्का लगे कहां जाएगा? अंदर की तरफ। और अगर इस पी बिंदु की बात करें तो चालक में बहने वाली धारा की दिशा में अंगूठा है और ये उंगलियां कहां? पी डैश की तरफ, तो धक्का देंगे तो कहां आएगा? बाहर की तरफ निकल के आएगा। तो पहला नियम डीएल क्रॉस आर से निकाल लो, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से निकाल लो, या फिर दाएं हाथ के हथेली के नियम से निकाल लो। एक और बचा, वो भी लिख लो, इधर जगह हो तो है। अगला है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम। मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम। मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम, ये क्या होता है इसके बारे में देखो। तो मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है, आसान भी है। यहां पर 3 देखे, चौथा है। ठीक है, इन चारों में से कोई भी एक लगाना सीख लो, बस है तो बहुत सारे। तो मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम क्या कहता है? ये कहता है अगर ये चालक है, इसमें धारा बह रही है, पेचकस ले लो और धारा की दिशा में करो उसकी नोक। तो यदि हम पेचकस को अपने दाएं हाथ में पकड़कर, इसका स्टेटमेंट खुद लिखो, यदि हम पेचकस को अपने दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेचकस की नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े, यदि हम पेचकस
को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेचकस की नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े, तब उंगलियों के घूमने की दिशा या उंगलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। फिर से, यदि हम पेचकस को अपने दाहिने हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि जो नोक होती पेचकस की वो धारा की दिशा में चले, तो घुमाने मतलब पेचकस को घुमाने के लिए जो उंगलियां घूमती हैं उनकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती। तो अगर पेचकस को इस तरह से पकड़ेंगे और स्क्रू को कसेंगे तो ऐसे ही तो कसेंगे ना। तो देखो इस तरफ उंगलियां हमारी अंदर जा रही हैं, इधर से होकर के बाहर आ रही हैं, इधर से अंदर गई, इधर से होकर के बाहर आ रही ना। तो यहां पर यही पॉइंट है कि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र जो बनेगा पी पर, वो कहां बनेगा, अंदर की तरफ। और अगर यहां कोई पी डैश होगा तो यहां चुंबकीय क्षेत्र जो बनेगा बाहर की तरफ होगा। यह है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। तो ये हमारा चौथा नियम था। ये पहला, दूसरा, तीसरा जो मन करे वो लगाना सीख लो, लेकिन कोई एक ऐसा लगाना सीखो कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। फिर उसके बाद जो अच्छा लगता है लगा सकते हो। दिशा सबसे समान निकल के आएगी। ऐसा नहीं होगा कि वो नियम लगा रहे हैं उधर दिशा आ रही, अगला कोई लगाया तो दिशा अलग बदल गई। ऐसा नहीं, सबसे दिशा समान आएगी, बस गलत नहीं लगाना। ठीक है, यहां पर निर्वात की वैद्युतशीलता और चुंबकशीलता में संबंध निकाला गया। यह संबंध बोर्ड में अगर पूछा जाता है तो याद रखना। विमीय सूत्र और मात्रक कभी पूछे जाते हैं तो निकालने बैठ जाते हैं, निकालना नहीं, डायरेक्ट यहां से निकल जाएंगी चीजें। अगला पॉइंट है कि बायो-सैवर्ट के नियम का एक्सप्रेशन क्या है, तो ये लिखना। और अगर बहुत ज्यादा लिखना होगा तो लिख देना। किसी धारावाही चालक के लघु अवयव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पॉइंट बना बना के लिखना खूब सारे। पहला, चालक के लघु अवयव डीएल के समानुपाती होता है। दूसरा, चालक में बहने वाली धारा आई के समानुपाती होता है। चालक के लघु अवयव डीएल तथा उस बिंदु के स्थित सदिश के बीच में कोण की ज्या के समानुपाती होता है। ये देखो, ठीक है। तथा अगला पॉइंट लिखोगे, चालक से उस बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये वाला पॉइंट देखो सब यहां लिखा गया है। तो जो भी लिखना हो लिख सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि यहां पर 10th में पढ़ रहे हैं, यहां पर 12th में पढ़ रहे हैं, तो चीजों को डायरेक्ट रिलेट करना सीखेंगे कि नियम कहता क्या है। नियम जो कहता है उसको सारा डायरेक्ट रिलेशन से समझ में आना चाहिए। ये आइडियल धारा अवयव लिखा जाता, ध्यान रखना। डीएल वेक्टर यहां पर सदिश रहता धारा की दिशा में। यहां पर देख लिया। और स्टड एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जब धारा बहती है तो विक्षेप आता, नहीं बहती तो नहीं आता। इसका मतलब विक्षेप धारा की वजह से आता है, और विक्षेप आता है चुंबकीय सुई में, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र बना, अर्थात धारा चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट था जिसमें हम लोगों ने सेकंड पार्ट का पहला लेक्चर कंप्लीट किया कि अरेस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या होता है। दूसरा हम लोगों ने देखा बायो-सैवर्ट का नियम क्या है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकाली जा सकती है। वैद्युत क्षेत्र की विद्युत की चुंबकशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता में संबंध क्या होता है। अगली क्लास में हमारा डिस्कशन होगा विभिन्न प्रकार के, जैसे धारावाही चालक हो गया, सीधे धारावाही चालक हो गया, अनंत लंबाई का धारावाही चालक हो गया, तो उन सबके कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे लिखा जाता है, इनका डिस्कशन करेंगे। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।